मेरा नाम अनिल कुमार है। मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा के अंदर। उसके बाद से मैंने कंपनी से रिज़ाइन करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन स्टार्ट करना और मेरा थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। मीडिया में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा करके वो फाइनल रैंक है वो लाया। तो यदि आपको किसी न किसी वजह से इंग्लिश के अंदर ट्रांजिशन करने में दिक्कत है तो अपना हौसला मत खोइए, आप हिंदी में भी वो चमत्कार और वो सफलता हासिल कर सकते हो। आपको अपने सिलेबस से गो थ्रू न्यूज़पेपर के पढ़ने की आदत डालना, बेसिक एनसीईआरटी से गो थ्रू होना। कि मान लो कि पॉलिटी है तो पॉलिटी का 11th का एनसीईआरटी हो गया तो उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 11th और 12th का मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया तो मान लो रेफरेंस बुक्स में रमेश सिंह या संजीव गांव में लोग रहते हैं या जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे उनके उतने अच्छे कॉलेज नहीं होते तो यूपीएससी में एज सच उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि उनको बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज टाइम में होनी चाहिए वो मिस आउट होती है। तो उसको वो भरपाई इस टाइप से कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप यदि गाँव में हैं तो आप तैयारी के बारे में सोच नहीं सकते या आप तैयारी करेंगे तो आपका होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के यूपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हमारे साथ सर है जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहेंगे कि आखिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और आखिर प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करें, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, इन सारे तमाम चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है राजस्थान के जयपुर से, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर से। उसके बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा के अंदर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल। उसके बाद से मैंने कंपनी से रिज़ाइन करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन स्टार्ट करना और मेरा थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। सबसे पहले आप बताइए कि यूपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे करें। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले मेन है कि आपका जो टारगेट है वो खुद आपका होना चाहिए। तो उसमें जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो रखें। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं या इवन मेरे पेरेंट्स या मेरे भैया का हो गया है तो मेरे को करना चाहिए। तो वो पहले आपका टारगेट फिक्स है। फिर उसके बाद से ये है कि मेरे को आगे प्रोसीड करना है तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन के टाइम से अपना माइंडसेट बना रहे हो या इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आप तैयारी करने का सोच रहे हो। तो पहले माइंडसेट क्लियरेंस और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो वट एवर द बुक सोर्सेज और रीडिंग मटेरियल है उसकी पहचान करें और उसके बाद स्टार्ट कर सकते। ओके सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम कौन सा और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन चल रहे हैं। ये लाइव सेशन इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 7 दिसंबर को एक प्रीमियर करवाया जाएगा। अगर इस प्रीमियर को आप अच्छे से ज्वाइन करते हैं तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन दूंगा। दोस्तों, सरप्राइज क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी वहां जाकर इसका आंसर दें। सबसे पहले आंसर देने वाले को 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं, आज एक और प्रीमियर करवाया जा रहा है एमपुरी सर द्वारा। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रीमियर को आप मिस मत कर। इसके अलावा अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसको फ्री में मजबूत बनाऊं, इसके लिए आप सबसे पहले प्रेप लैडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे यूपीएससी से रिलेटेड मटेरियल्स मिल जाएगा। मैं अभी करंटली इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में हूँ और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जब मैं सेलेक्ट हुआ था और मेरा ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी था और मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिया था। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी आप सर्विस में लगे हुए हो तो सर बहुत सारे स्टूडेंट जो सर्विस में होने के नाते प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपने सर आखिर ऐसा क्या टाइम मैनेजमेंट बनाया, आखिर ऐसा क्या टाइम टेबल बनाया ताकि आपने आखिर इस एग्ज़ाम में क्लियर हो पाए आप।
एक्चुअल में सर्विस में आने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट है वो क्रिटिकल हो जाता है, तो आपको थोड़ा टाइम बचा के और अपने प्रिपरेशन को देना होता है। बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम मैं सर्विस में नहीं था, मैंने पहले मैं कंपनी में काम करता था, वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने गैप लेके और फिर तैयारी की। तो ये है कि आप फ्री टाइम होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट कर पाते हैं। बट जब आपने पूछा कि सर्विस में होते हैं, तो सर्विस के अंदर आपको अपना सर्विस का काम, ट्रेनिंग और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करने के बाद तो उसमें है कि आपको बेसिक जितनी चीज़ें होती है, प्रिपरेशन के जितने पहलू होते हैं उनको पता होता है। आपको जस्ट एक फिनिश्ड फॉर्म में लाने के लिए टाइम पे कुछ एस्पेक्ट्स पे काम करना है। जैसे मेंस का जो आपका, जैसे मेरे से पहले जो विवेश ने बताया कि प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स है आंसर राइटिंग में, उसके ऊपर, या इवन इंटरव्यू के लिए आपके पर्सनैलिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनको थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, सो दैट कि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर हो तो वहाँ पे एक एज ले सके जो आपके प्रीवियस अटैम्प्ट में नहीं हो। तो इस टाइप के कुछ माइन्यूट पॉइंट होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन और केस टू केस डिपेंड करते हैं। इसमें एक जनरलाइज्ड स्ट्रेटजी है वो नहीं है। बट जब मैं किसी के लिए बोलूँ जो स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट इंटीग्रेटेड वे में करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि प्रीलिम्स प्लस मेंस है उसकी एक साथ, तो वो जो स्टैटिक पोर्शंस बेसिक्स बुक्स का है, जैसे एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक है, उसके साथ अलोंग विद करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर है, बुक लिस्ट है, मैगजीन्स है, और जो करंट अफेयर्स के वीडियोस है, तो उन सब को लेके, और साथ में एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होता है रिवीजन का, मेंस के टेस्ट सीरीज का, और इवेंट्स जैसे प्रीलिम्स पास में आता है तो प्रीलिम्स के। तो ये एस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो चैनलाइज होना शुरू हो जाता है। ओके सर, जैसा कि किसी भी टॉपर या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपको टॉप रैंक दिला सकता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है ऑप्शनल के बारे में, तो वो है कि आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने में हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कि कई बार होता है कि हम एक साथ कई दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो दोस्तों ने ऑप्शनल चूज़ कर लिया, तो उस जल्दबाजी में कि मेरे को भी जल्दी में कोई ना कोई चूज़ करना, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप अपना टाइम ले सकते हो। तो पहला तो ये देखें कि आपका जिस फील्ड में ग्रेजुएशन है तो उसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और यदि है तो सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो चेक करें। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया लगेगा। या इवन आपके कोई जानकार, कोई सीनियर या अपने कॉलेज के कोई एलुमनाई जिनका हुआ और वो ऑप्शन, उनसे बात करें। फिर आपको लगेगा कि आपका उसके साथ कुछ कनेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो चूज़ करें। अदरवाइज जो मार्केट में जो ट्रेंड चलता है कि ये ऑप्शनल आजकल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उससे ना जाए, क्योंकि ट्रेंड्स है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं होता। 2 साल में उसमें नंबर आ रहे हैं, क्या पता आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें, तो उसके हिसाब से नहीं। आपको सिलेबस देखना है, आपको ये देखना है कि मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट है, कि इवन दो यदि मेरा थोड़ा लंबा पढ़ना पड़े तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो रिजिलियंस है। तो ये चीज़। और तीसरी चीज़, जो मार्केट में बुक लिस्ट है, रिसोर्सेज है, वो ईज़िली अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे हिंदी मीडियम में होता है कि थोड़ा सा जो रिसोर्सेज है उनमें दिक्कत आती है कि कुछ सब्जेक्ट्स में, तो ये। और बाद में है कि मोस्ट sought आफ्टर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या लिटरेचर्स के, हिंदी लिटरेचर या दूसरे लैंग्वेजेस, ये होते हैं, तो आप इन पे पहले ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट, इनका सिलेबस लंबा होता है और इवन मार्क्स वाइज उतना यील्ड नहीं होता, पर आपका इंटरेस्ट है तो आप इन पे भी जा सकते हैं। तो मेरा पर्सनली ज्योग्राफी था, तो और लास्ट के कुछ ईयर ज्योग्राफी के उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं किसी को फर्स्ट इंस्टेंस में ज्योग्राफी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बट आपका ग्रेजुएशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है, तो आप ले सकते हो। बट अब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो ज्योग्राफी से पहले दूसरे और ऑप्शनल्स को भी पहले टटोल लो और फिर उसके बाद। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट अभी 12th कर रहे हैं जिनका मीडियम हिंदी है, जो अभी 12th के बाद में कॉलेज के 3 साल में अभी इंग्लिश लेने की सोच रहे हैं और यूपीएससी इंग्लिश में ही देना चाहते हैं, तो सर शुरुआत में इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें?
आजकल जो ज़्यादातर सिलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का और जो हिंदी का है तो वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले वो थोड़ा कम होता था बट लास्ट फ्यू इयर्स में वो इंग्लिश की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो जो आपने पूछा कि जो स्टूडेंट्स 12th तक हिंदी मीडियम है और बाद में इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो इतना ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आपके यदि 3 साल का कोर्स या 4 साल का जो कोर्स है तो उस टाइम आप सबसे पहला तरीका है कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो उससे आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा, इंग्लिश में जो पहलू है वो उसमें आपके माइंड में सेट होने लगेंगे। ये दिक्कत नहीं है कि एकदम से होगा नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस है, आपके पास टाइम भी है तो वो चीज़। और दूसरे इंग्लिश के जो वीडियोज़ हैं वो देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें विद सबटाइटल्स, तो ये एक सेट तैयार कर दे। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि एकदम आपको फराटेदार इंग्लिश या जो सो कोल्ड सोफिस्टिकेटेड लेवल, नहीं, यूपीएससी वैसी डिमांड नहीं करता है। जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम होता है यूपीएससी डिमांड करता है कि जैसा एनसीईआरटी के अंदर सिंपल शॉर्ट सेंटेंस हो आप वैसा लिख दो। और एक दिन में ये बिल्कुल डेवलप्ड होने वाली चीज़ नहीं है। किसी कोई भी लैंग्वेज की बात कर लो तो इंग्लिश है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, और धीरे धीरे आप वो कर लोगे। और इवन यदि आपको लगता है किसी पॉइंट पे कि नहीं मैं इंग्लिश में नहीं कर पा रहा हूँ तो आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। हाँ, हिंदी मीडियम में वो दिक्कत आती है कि आपका जो मेंस में स्कोर है तो उधर डिफ़िकल्टी है, इसलिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत कम स्टूडेंट आ पाते हैं। बट उसमें फिर आपका जो कंटेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आप आंसर को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, वो वहाँ पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। हिंदी में भी कुछ, हिंदी मीडियम में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा करके वो फाइनल रैंक है वो लाया। तो यदि आपको किसी न किसी वजह से इंग्लिश के अंदर ट्रांजिशन करने में दिक्कत है तो अपना हौसला मत खोइए, आप हिंदी में भी वो चमत्कार और वो सफलता हासिल कर सकते हो। सर, यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? कॉलेज के 3 साल के बीच में जो कॉलेज को मतलब फोकस करना चाहिए या यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए अपने को? यदि आपका टारगेट पहले से फिक्स है कि मेरे को 12th के बाद ग्रेजुएशन के टाइम से करना है तो ये एक बढ़िया टाइम होता है कि आप अपने सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपके पास अपने कॉलेज के स्टडी के अलावा जो टाइम मिलता है उसको यूपीएससी का जो इनिशियली बेसिक फंडामेंटल जो कवरअप है उसके लिए। फंडामेंटल कवरअप जैसे कि आपको अपने सिलेबस से गो थ्रू होना, हर एक सिलेबस के पॉइंट पता चल जाए, फिर न्यूज़पेपर के पढ़ने की आदत डालना, बेसिक एनसीईआरटी से गो थ्रू होना कि आपका मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपको जो कॉमर्स या फिर साइंस के कुछ टॉपिक जो सिलेबस में है आप उनको पढ़े, उनको एनसीईआरटी के थ्रू कवरअप। जैसे एनसीईआरटी कवरअप हो जाता है फिर एक बार उसका रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक इन द सेंस कि मान लो कि पॉलिटी है तो पॉलिटी का 11th का एनसीईआरटी हो गया तो उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 11th और 12th का मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया तो मान लो रेफरेंस बुक्स में रमेश सिंह या संजीव वर्मा या मिश्रापुर जो भी बुक्स है तो इनको रेफरेंस बुक बोलते हैं। सो दैट जो कंसेप्ट एनसीईआरटी से थोड़े थोड़े अपने माइंड में डेवलप हुए तो उनमें थोड़ा इन डेप्थ विस्तार हो जाए तो जो मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे भी हेल्प होगा, और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे और उनको भी हम हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो टाइम होता है हम उसको वैसे जाया भी नहीं करेंगे और जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन हम अपने अटेम्प्ट्स को काफ़ी ईजिली मैनेज कर पाएंगे। ओके सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव में रहकर प्रिपरेशन करते हैं उनकी कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी, जैसे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में सिलेक्शन नहीं होता है, क्या ये मायने रखता है कि यूपीएससी में अगर देश की सबसे बढ़िया कॉलेजों में सिलेक्शन हुआ है तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यूपी में? नहीं, ये इसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, एक एडवांटेज रहता है कि आप देश के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं तो आपका एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। आप उस कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे अच्छी फैकल्टी होती है, आपके कलीग्स अच्छे होते हैं तो आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप उस एक्सपोजर को साथ में ले जाते हो। बट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो इस वजह से नहीं मिलेंगे कि आप इस कॉलेज में पढ़े हो, वो आपको
इंटरव्यू में वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जो रेलेवेंट आंसर होंगे उसी से होंगे। और आपने जैसा क्वेश्चन पुटअप किया कि जो गांव में लोग रहते हैं या जो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे उनके उतने अच्छे कॉलेज नहीं होते, तो यूपीएससी में एज सच उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि उनको बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज टाइम में होनी चाहिए वो मिस आउट होती है। तो उसको वो भरपाई इस टाइप से कर सकते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको लेके जो बुक्स की लिस्ट है, जो रीडिंग मटेरियल है, उसकी तैयारी अपनी एक अच्छे प्लान वे में स्टार्ट करें। और इसका जो कमी है वो डिजिटल मीडिया है या इतने आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, तो उनकी हेल्प से वो कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि गांव में हैं तो आप तैयारी के बारे में सोच नहीं सकते या आप तैयारी करेंगे तो आपका होगा नहीं। हाँ, एक बार आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाइज धक्का लग सकता है, बट आपको पूरा स्ट्रेटजी पता चल गया और आजकल ऑनलाइन इतना गाइडेंस है, यूट्यूब पे वीडियो हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं या ऑनलाइन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पोर्टल्स बने हुए हैं, तो वहाँ से एक बार आपको पूरा सब पता चल गया तो जैसे भी आपको टाइम मिला है, जो भी आपकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशंस हैं, उन सब को ध्यान में रख के अपनी एक स्ट्रेटजी बना के आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके सर, लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन ऑडियंस को कि इन विशेष बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पहला सजेशन तो ये है कि यदि आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हो तो ये आपका टारगेट है वो आपका होना चाहिए। जैसे ये चीज़ मैंने इनिशियली रिपीट की है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अपने पीयर प्रेशर या भीड़ में आके जो डिसीजन लेंगे तो कुछ टाइम बाद में ये जर्नी इतना लंबा होता है कि आपको भी नहीं पता होता, तो आप ऊब जाओगे, आपको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और फिर लगेगा कि इतने साल का मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो पहला चीज़ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ, क्यों आना चाहता हूँ, और फिर यदि मैं आ ही गया हूँ तो इसकी जो जर्नी है उसको भी कवर करूँ। और जर्नी को ही कवर करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सर्विस में आने के बाद भी आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो फुलफिल करें। तो ये सब चीज़ है, ये आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जैसे आप प्रिपरेशन में आओगे, आपका एक सोशल ग्रुप बनेगा, पीयर ग्रुप बनेगा और बाकी लोगों से आप डिस्कनेक्ट होंगे सोशली, तो उस चीज़ के लिए अपने खुद को पहले से ही धीरे धीरे मेंटल मेकअप बना के चलना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक ड्रास्टिक चेंज आता है कि आप कॉलेज टाइम में काफ़ी आराम से घुल मिल करके होते हैं, बट उसके बाद से एक साइलोज में आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो वो मेंटल मेकअप और जो सोशली जो इश्यूज होते हैं तो उसके हैंडल करने। और तीसरी चीज़ कि जब प्रिपरेशन के टाइम में आपको अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो पढ़ाई का मटेरियल है, उस मटेरियल को आपको कम से कम करके उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करके उस पे ध्यान देना है। ये नहीं कि हर तीसरे दिन कोई नया मटेरियल आ रहा है आप उसको लेने जा रहे हैं, ला के अपने रूम में है वो लाइब्रेरी बना लिया, वो नहीं करना। जो बेसिक बुक्स जो हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट बोलता है उसी से पढ़ के आपको जाना है, न कि हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 बुक्स पढ़ रहे हैं। उतना टाइम भी नहीं होगा और यदि आपने टाइम दे दिया तो एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और जो आपके मेंस के एग्ज़ाम या इवन प्रीलिम्स है उधर कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन जर्नी में उतरेंगे तो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक नए कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम दिए लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।